हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी द कॉन्सेप्ट चैनल क्लियर द डाउट। एंड मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या दे रखा है? 26 दे रखा है एलसीएम ऑफ 6 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 2 एंड k इज 12 टू द पावर 4। देन हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, हम लोग 6 टू द पावर 4 के एक्सप्रेशन को अगर ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और टू द पावर 4। बोलो भाई, 2 इंटू 3 टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं। हम इसमें चेंज करते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और इंटू 3 टू द पावर 4। ये दोनों चीजें हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास? देखते हैं अगले एक्सप्रेशन 8 टू द पावर 2। 8 टू द पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्या थी? 8 को हम पहले ब्रेक कर सकते हैं 2 के पावर 3 और टू द पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू, हम इसको एक्सप्रेशन में अगर ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचा k, तो k की हमें वैल्यू बतानी ही है। अब हम देखें इन सब का एलसीएम जो दिया है 12 टू द पावर 4। 12 टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 के पावर कितना भाई? 4 इंटू 3 के पावर 4। या फिर देखो, हम 4 के एक्सप्रेशन को भी ब्रेक कर सकते हैं। इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं? देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 और इंटू 3 के पावर 4, ठीक है। हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो, 4 के एक्सप्रेशन को भी और ब्रेक किया जा सकता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 टू द पावर कितना? 2 टू द पावर 2 और के पावर 4 हो गया ये, और इंटू 3 के पावर 4 है ये। तो देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 8 और इंटू 3 टू द पावर 4। अब देखो भाई, एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में जो मैक्सिमम डिजिट होती है, जो हमारा कॉमन होता है, वही हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। हम इसमें देखें कि हम हमारे हिसाब से देखो, इसमें हमारे पास क्या है? 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 6 है, और यहाँ पे हम देखें 2 के पावर 8 है। यानी कि जो हमारी k की वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस नंबर को पूरी तरह से क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। वही तो एलसीएम होता है, सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू में देखो, हमारे पास 3 टू द पावर 4 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है, और यहाँ पे 2 टू द पावर 8 है, ठीक है। यानी कि हमारा k की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो मैक्सिमम क्या होगी? k के पावर 2 टू द पावर 8, या फिर हम इसे कह सकते हैं 256। यानी कि 2 टू दी पावर 8 ही मैक्सिमम वो वैल्यू होगी जो यहाँ पे हमारी वैल्यू अगर रखी जाए, तो हम अगर सबका एलसीएम निकाले तो 12 टू दी पावर 4 जो होगा वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम 2 टू दी पावर 8 अगर इसमें रखते हैं तो हमारा जो है एलसीएम ऑफ, देखो यहाँ पे 2 टू दी पावर 8 रख सकते हैं, यानी 6 टू दी पावर 4, 8 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 8। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो देन डेफिनेटली वी गेट 12 टू द पावर 4। हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी? 12 टू द पावर 4 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हमारे पास क्या दे रखा है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है जिसके m एंड n जो है जीरोज हैं। तो हमें ये दो वैल्यूज दी हुई हैं और इन दोनों वैल्यूज को हमें निकालना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं उन टर्म्स की वैल्यू क्या होगी। हम सबसे पहले यहाँ पे दो जीरोज दिए हुए हैं, तो सम ऑफ द जीरोज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है भाई? माइनस बी बाई ए होता है। बोलो भाई, माइनस बी बाई ए ही होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? mn अगर निकालना चाहें तो c बाई ए होता है, सभी लोग जानते हैं। तो c बाई ए की वैल्यू देखें हम यहाँ पे -2/3 मिल जाएगी। बोलो भाई, -2/3 मिल गई। अब देखते हैं हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, वहां से वैल्यूज निकालते हैं। पहला जो टर्म है हमें वैल्यू निकालनी है 1/m प्लस 1/n की वैल्यू निकालनी है। चलो देखें इसमें क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले सकते हैं एलसीएम, तो हम यहाँ पे mn एक एलसीएम ले लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? n प्लस m मिल जाएगा, या फिर m प्लस n, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या हो गया। m प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 1/3, ठीक है। और ये चूंकि डिवाइड है तो हम डिवाइड का सिंबल से ऐसे समझ लेते हैं, तो -2/3 हम लिख सकते हैं ऐसे इसको। तो ये हो जाएगा 1/3, ये रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये हो गया -3/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, हमारी ओवरऑल वैल्यू जो मिल गई वो कितनी मिल गई? -1/2 मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, 1/m प्लस 1/n की वैल्यू है। अगली वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चले हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, m प्लस n का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस 2mn, यही होता है ना भाई, बोलो आइडेंटिटी क्या होती है, m प्लस n का होल स्क्वायर की, यही होगी। तो देखें m प्लस n की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 1/3, रख देते हैं, का स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हमें निकालनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस 2mn की वैल्यू भी हमारे पास है -2/3, रख लेते हैं -2/3, ठीक है। तो देखें यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो गया, ये वैल्यू हमें निकालनी है तो स्क्वायर से रख लेंगे और माइनस हो जाएगा 4/3 का, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो गई 1/9 और प्लस 4/3, ठीक है। इनका एलसीएम देखें, एलसीएम हो गया 9, तो ये हो गया 1 प्लस 12, यानी कि ओवरऑल वैल्यू जो हमारी मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 13/9 मिल गई। यानी कि ये जो दो वैल्यूज हमें निकालनी थी, ये इन दोनों वैल्यूज को हम लोग जो है ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ का एक इक्वेशन दे रखा है, ax प्लस by प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमको इसके हिसाब से एक a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। 4x माइनस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 से एक और लाइन बनेगी और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के थ्रू क्या होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम इस लाइन पे किसी भी कोऑर्डिनेट को ले लो, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो भाई, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो x और y, अगर हम उस पे रख देते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और a की वैल्यू वहां से निकल जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं, चले हम यहीं पे ले लें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है स्केल क्या दिखा रहा है, 5 पॉइंट्स के स्केलिंग में दिखा रहा है, यानी कि ये जो हमारा लाइन है वो अप्रॉक्स 4 और 0 वाली लाइन है। क्या देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, 4 और 0 मिल जाएंगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। और यहाँ पे 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे y हमारे पास क्या है, 0 है, इसकी डिस्टेंस कुछ भी नहीं ली गई है, इसलिए हम यहाँ पे x और y के थ्रू 4 और 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम रखते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ax प्लस y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो हम अगर रखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा a इंटू 4 एंड प्लस ये हो गया 0 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे क्या मिल गया हमारे पास मिल गया 4a एंड इज इक्वल टू -8 कर लेते हैं ट्रांसपोज करके, देन a इज इक्वल टू -8/4, यानी व्हाट वी गेट -2, यानी कि a की वैल्यू -2 है। चाहे तुम कहीं भी किसी भी कोऑर्डिनेट पे रख लो, हमारे पास a की वैल्यू जो है वो -2 ही आने वाली है, दूसरी कुछ भी नहीं आने वाली है। दूसरा एक पॉइंट हम देखते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इरेज करके हम पॉइंट देखते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है। हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाना है, तो हम देखें पहले -2 हमने निकाल ली है a की वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन पे रख ले, तो -2x प्लस y एंड प्लस 8 ये इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन देखें तो ये हो गया 4x माइनस 3y एंड -14 इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, b1c2 माइनस क्या होता है b2c1 और अपॉन a1b2 और माइनस a2b1, ये x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है, ठीक है। और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास, a2c1 माइनस क्या होता है a1c2 और अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला निकालने के लिए होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये फॉर्मूला है कि कैसे निकलेगा। तो चले हम वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा b1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 इंटू c2 की वैल्यू क्या है -14 एंड माइनस b2 की वैल्यू देखें, b2 की वैल्यू है -3 एंड इंटू c1 की वैल्यू है हमारे पास 8 अपॉन यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इंटू क्या है b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 एंड माइनस कर देते हैं a2 की वैल्यू हमारे पास है 4
इंटू हो गया b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। चले देखते हैं क्या मिलता है। ये हो गया -14 और ये हो गया +24 और अपॉन कितना हो गया 6 हो गया एंड -4 हो गया। क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया 10 एंड अपॉन ये कितना हो गया 2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5। इसके बाद y निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। y निकालने के लिए a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इंटू c1 8 हो गया माइनस a1 की वैल्यू है -2 और इंटू c2 की वैल्यू है -14 अपॉन यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू कितनी है -2, फिर सेम क्राइटेरिया रख लेते हैं -2 इंटू -3 एंड -4 इंटू 1। देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। 8 4 जा 32 और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये है हमारे पास माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा ये 28 अपॉन ये कितना हो गया हमारे पास 6 -4। तो देखते हैं क्या मिलता है। 32 में से 28 माइनस करते हैं तो ये हो गया 4 और अपॉन ये 2, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। यानी कि इन दोनों लाइनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लाइन बनेगी वो कितनी बनेगी, क्या बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 एंड 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 5 एंड 2 होगा। ठीक है 5 एंड 2 इन दो लाइनें हमारे पे यहां से यहां बनेगी और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 5 एंड 2। 5 एंड 2 का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वो लाइन जो भी जैसी भी लाइन जाएगी वो यहाँ पे काटेगी 5 एंड 2 पे। यहाँ पे अगर 2 डिनोट करें हम लोग लाइन से देखें तो 5 है ये और ये 2 है, तो यहीं पे हमारी लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करेगी। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 के और में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है और उस डेटा में सोलो पैकिंग और कॉम्बो पैकिंग का हमारे पास एक डेटा है और उसके हिसाब से प्राइजेस दिए हुए हैं शूटिंग के और बॉलिंग के। तो हमें क्या निकालना है, हमें पहला निकालना है कि कॉम्बो पैकिंग में क्या रेट है बॉलिंग का और बॉलिंग का जो है सोलो पैक में कितना ज्यादा रेट है उससे किसे कॉम्बो पैक से। तो चलो हम पहले डेटा बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कॉम्बो पैक में शूटिंग का जो रेट हम मान लेते हैं कि एक राउंड का x है, तो हमारे पास जो है और इसका हम y मान लेते हैं। तो x और y के हिसाब से हम अगर एक एक राउंड का रेट निकाले तो हमें दो इक्वेशन बन सकते हैं। यहाँ पे क्या बन सकता है देखो, तो बन जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 285 और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 485। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। अब इस दोनों इक्वेशन के हिसाब से अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हमें x और y की वैल्यू, तो हमारा जो y की वैल्यू है वही हमारे पास जो है कॉम्बो पैकिंग की रेट है बॉलिंग का। तो हम यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन में सबसे पहले y को बैलेंस कर लेते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 हो गया, ये 5 5 जा 25 तो 5 हो गया कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 हो गया और 5 से करें हम लोग जो है 5 2 जा 10 10 और 4 14 हो गया। ये हमारे पास मिल जाएगा एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8x हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लस 5 2 जा 10y हो गया और इज इक्वल टू ये देखें 2 5 जा 10 2 8 जा 16 और 1 17 एंड 2 4 जा 8 8 एंड 1 9 हो गया। ये चले हम क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या हो गया, ये कट गया हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 7x हो गया और यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, ये हो गया 5, कितना हो गया ये 12 12 में से 7 जाएगा 5 हो गया ये। इसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13 13 में से 9 जाएगा 4 हो गया। तो x की जो वैल्यू हमारे पास हो गई ये हो गया 7 6 जा 42 एंड 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू जो हो गई 65 हो गई, यानी कि एक राउंड का जो हमारा शूटिंग है वो 65 का है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 65 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू 65 मिल गई। 65 को हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं तो 3 इंटू 65 एंड क्या मिल जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 285। देखते हैं क्या मिल जा रहा है हमारे पास। तो 2y इज इक्वल टू 285, ये ट्रांसपोज कर लेते हैं 3 5 जा 15
एंड 3 6 कितना हो गया 18, 18 और 1 19, तो y की जो वैल्यू मिल गई ये कितना हो गया 0, ये हो गया हमारे पास कितना 9, और ये तो हमारे पास क्या हो गया कैंसिल, यानी अपॉन 2, तो देन y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को 45, यानी कि एक राउंड में कॉम्बो पैक का कॉस्ट कितना है 45 है। अब देखो 45 है और यहाँ पे देखिए सोलो पैकिंग का एक राउंड का कितना है 60 है, कितना मोर कॉस्ट हुआ, तो मोर कॉस्ट जो हमारे पास निकल गया, तो मोर कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना हमारे पास भाई बोलो 15, यानी कि 15 रुपए जो है वो क्या है सोलो पैकिंग में बॉलिंग का रेट कितना ज्यादा है 15 रुपीज ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, तो हमारा पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन जो है वो इसी हिसाब से होगा। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है हमारे पास, एक जो दो हमारे पास स्क्वायर है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि सारी जो साइडें होंगी वो दोनों की सेम होंगी और प्रत्येक की साइडें 10-10 सेंटीमीटर की हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 10 सब में यूज कर लेते हैं, ये पूरी 10 है और यहाँ पे ये पूरी 10 है, ठीक है। अब हमें इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब है और इंस्क्राइब सर्कल का हमें रेडियस निकालना है। तो जरा देखें ध्यान से कि स्क्वायर की सारी जो एंगल्स होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं और यहाँ पे हम देखें तो ये क्राइटेरिया टेंजेंट की क्राइटेरिया हो रही है यहाँ पे, यानी कि यू वी और वी और डब्ल्यू, ये सॉरी यू वी एंड डब्ल्यू और यू, ये दोनों ही जो हमारे क्या है टेंजेंट हैं और इन टेंजेंट से हम जानते हैं कि टेंजेंट से जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनता है और जो हमारे रेडियस से एंगल बनते हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब कि ये जो हमारा है वो क्या है एक तरह का स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा है। तो हम स्क्वायर के हिसाब से अगर हम एक का अगर रेडियस एक्स, जैसे हम एक की लेंथ अगर एक्स ले लेते हैं तो सारी लेंथ जो है वो एक्स हो जाएगी, यानी इसका मतलब क्या है इस सर्कल का रेडियस जो होगा वो एक्स का होगा। और उसके हिसाब से देखें अगर ये पूरा 10 का है तो अगर ये u और v x है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस एक्स हो जाएगी, और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी Rw की वैल्यू 10 माइनस एक्स हो जाएगी ये भी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से अब क्या मिल रहा है हमारे पास हमारे पास जो है देखें t और v ये टेंजेंट है तो t और y भी टेंजेंट है तो ये भी 10 माइनस एक्स हो जाएगी। दोनों टेंजेंट हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल किस में ले रहे हैं PTS में ले लेते हैं। तो PTS में देखो PTS में क्या मिल रहा है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो बाई लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिल जाएगा देखो हमारे पास PST का स्क्वायर इज इक्वल टू ST का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को देखो PT का स्क्वायर और प्लस SP का स्क्वायर, यही ना है पाइथागोरस थ्योरम भाई। तो ST का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे देखिए PT की वैल्यू 10 और 10 यानी 20 का स्क्वायर और प्लस SP देखें 10 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास देखो यहाँ पे ये हो गया 400 ये हो गया 100 यानी कि कितना मिल गया 500 मिल गया। और ST अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 10√5 हो जाएगा। बोलो भाई क्या मिल जाएगा हम लोगों को ST की वैल्यू पूरी हो गई 10√5 की, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें जरा ये चूंकि एक सर्कल है और सर्कल से बाहर से टेंजेंट यानी कि SW और SY ये दो टेंजेंट हैं और ये दोनों ही इक्वल टेंजेंट हैं, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को जरा टेंजेंट हम ले लेते हैं, टेंजेंट क्या क्या टेंजेंट है SY इज इक्वल टू ले लेते हैं SW को, ठीक है। SY और SW ये दोनों ही टेंजेंट है और दोनों इक्वल होंगे इसलिए हमने दोनों को इक्वल दिखा दिया। तो देखो SY की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, देखो जरा ST की वैल्यू 10√5 है, ये पूरी वैल्यू 10√5 है और यहाँ पे Y और T की वैल्यू 10 माइनस एक्स है। तो SY अगर हम निकालें तो क्या कर सकते हैं 10√5 में से माइनस कर सकते हैं हम लोग कितना 10 माइनस एक्स, अगर माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा SY मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो SW की वैल्यू क्या है SR की वैल्यू है 10 और प्लस यहाँ पे देखो 10 माइनस एक्स यहाँ पे RW की वैल्यू, यानी ये दोनों वैल्यूज ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा SW मिल जाएगा। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज हमने रख दी। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको 10√5 कर सकते हैं माइनस 10 हो गया ब्रैक करेंगे ब्रैकेट तो ये हो गया प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना इस वाले टर्म को इधर ले जाओ तो x प्लस एक्स हो जाएगा ये, और ये हो गया 20 प्लस 10
और -10√5 ये हो गया हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये 2x इज इक्वल टू क्या ना हो गया, ये हो गया 30 -10√5 हो गया, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास जो है 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 15 -5√5। बोलो भाई 15 -5√5 हमारे पास जो हो गई वो x की वैल्यू हो गई, और यही हमारा क्या है, यही हमारा रेडियस भी है, x ही तो हमारा रेडियस है। देखो ध्यान से यहाँ पे x से फॉर्मेट जो बन रहा है वो एक स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है और सारी साइडें सेम होंगी यानी टेंजेंट भी सेम होंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा 15 -5√5 का। क्लियर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29 का, और 29 के और में हमारे पास एक दो सर्कल्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, और इसके हिसाब से हमें PQ की लेंथ निकालनी है कि P से लेके Q तक की लेंथ क्या होगी। जरा देखें ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर देते हैं कि P और M को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे Q और N को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखो यहाँ पे इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर का है और इसका जो रेडियस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम ये पूरी वैल्यू m से n तक देखें तो ये हो जाएगी 25 की, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बताओ। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास m से लेके इस पॉइंट तक रेडियस 9 है, तो ये भी तो एक रेडियस ही हुआ, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो ये पूरा 16 में है, तो Q से लेके n तक ये भी पूरा कितने का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि एक पॉइंट हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये एक क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए। हम यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे देते हैं G, दे देते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट का नाम दे दिया G। हम देखते हैं जरा कि क्या होता है, रेडियस सेंटर से जो है हमारे पास जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाता है 90 डिग्री का फॉर्म करता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का फॉर्म करेगा, यानी कि एक पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये क्या बन गया, एक तरह का हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल में हमारे पास सामने सामने की जो हमारे पास क्या हो गया, हम जब कंस्ट्रक्शन किए तो हमारे पास P M G और Q एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल की क्या क्राइटेरिया होती है, रेक्टेंगल की क्राइटेरिया होती है कि MP जो है वो इक्वल हो जाएगा GQ के। बताओ भाई, MP इक्वल हो जाएगा GQ के, और क्या इक्वल हो जाएगा, MG जो है वो इक्वल हो जाएगा PQ के। ठीक है, MG जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, PQ के। तो उसके हिसाब से देखें MP जो है GQ के जो हमारे पास इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये दोनों 9 के हो गए, तो ये हमारे पास कितने का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे NQ जो है वो ऑलरेडी हमारे पास रेडियस है 16 सेंटीमीटर का। अब यहां से हम अगर GN निकालना चाहें तो GN हो जाएगा 16 -9, यानी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का हमारे पास GN हो गया, यानी कि GN की वैल्यू जो हो गई वो 7 सेंटीमीटर की हो गई। अब देखो जरा हमारे पास, चूंकि हम देखें यहाँ पे, तो ये एक तरह का क्या बन जाएगा हमारे पास, सेंटर पे हमारे पास है ये एक तरह का राइट एंगल बन रहा है, और राइट एंगल की क्राइटेरिया से हम देखें तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैंने जैसा बोला एक कंस्ट्रक्शन ऐसा कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस तरह का हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो हम ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल किसमें ले लेते हैं, MNG में, MNG में कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा हमको, देखो जरा, MN का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बताओ भाई, MN का स्क्वायर इज इक्वल टू NG का स्क्वायर एंड प्लस MG का स्क्वायर। बोलो भाई, MG का स्क्वायर, MN का स्क्वायर, MN के स्क्वायर की वैल्यू है 25 का स्क्वायर कर लेते हैं। NG की वैल्यू है 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, और MG की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो 25 का स्क्वायर हो गया 625, एंड ये 7 का स्क्वायर -49 कर देते हैं ट्रांसपोज करके, ये है mg के स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि mg के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने से क्या मिल जाएगा, देखो 15 में से 9 जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1, 11 में से 4 जाएगा 7, एंड ये कितना हो गया 576। तो mg की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का, यानी कि हमारे पास mg की वैल्यू क्या हो गई, 24 सेंटीमीटर की हो गई। और mg किसके बराबर है, mg जो है वो pq के बराबर है। तो सिंस mg इज इक्वल टू pq,
तो mg इज इक्वल टू pq, देन pq की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बात क्लियर है? pq की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर की हो गई, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें जो है प्रूव करना है cos 4x माइनस साइन 4x अपॉन 1 माइनस tan x की वैल्यू जो है cot x प्लस 1 अपॉन sec x इंटू कॉसेक एक्स की वैल्यू के बराबर हमें प्रूफ करनी है। तो चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में हमारे पास दिया हुआ है cos टू द पावर 4x, तो देखते हैं cos टू द पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर, माइनस साइन 4x को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन इसको भी हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस हम लोग tan को सेपरेट करो भाई, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x। बोलो भाई, ये लिख सकते हैं cos x लिख दिया हमने। अब हम देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं, तो हमारा हो जाएगा, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और दूसरी वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी होती है, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो ये हमारे पास हो गया अपॉन, ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास cos x माइनस साइन x, और अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया cos x। ठीक है, तो देखें ए देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू पूरी 1 हो गई हमारे पास। फिर क्या बच गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको भी हम a माइनस बी a प्लस बी में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी cos x माइनस साइन x। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये डिवाइडेड का सिंबल है, तो डिवाइडेड का सिंबल में हम ऐसे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x और अपॉन cos x। तो देखो cos x, देखो cos x माइनस साइन x से cos x माइनस साइन x कट गया, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ऊपर चली गई, तो मिल जाएगा हम लोगों को cos x ब्रैकेट में cos x प्लस साइन x। ये हमारे पास क्या हो गया एलएचएस की वैल्यू है। अब हम आरएचएस से देखते हैं, आरएचएस से क्या मिल सकता है हम लोगों को, कॉट को फिर चेंज कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, और प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये क्या हो सकता है हमारे पास 1 बाई cos x लिख सकते हैं, और इंटू 1 बाई साइन x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे साइन x, अब हम इसको चेंज कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया cos x प्लस साइन x, और अपॉन ये हो गया साइन x। ठीक है, और टोटल अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन cos x इंटू साइन x। देखो साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, ये cos हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास cos x ब्रैकेट में cos x प्लस साइन x। देखो हमारे पास ये है LHS और ये है RHS, यानी कि हमारे पास क्या मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS, हमारे पास ये दोनों इक्वेशन हमारे दोनों बराबर है। ठीक है, ये ऐसे हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। 31 में हमारे पास एक डार्ट का गेम है। डार्ट के गेम में हम लोग जो है एज्यूम करके नंबर्स चूज आउट करते हैं। तो देखो हमारे पास 3 लोग हैं यहाँ पे, आर्या है, वसीर है एंड कैथी है। आर्या कहती है कि मेरा जो डार्ट है वो कंपोजिट नंबर पे लाई करेगा, और बसीर कहता है कि मेरा जो डार्ट है वो इवन नंबर पे लाई करेगा, और कैथी जो कहती है जो है फैक्टर ऑफ 12 पे लाई करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डार्ट में एक सिंपल सा हम देखते हैं कि ये डार्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस 2 पार्ट के डिवाइडेड के हिसाब से हमारे पास एक स्मॉलर सेक्शन के डार्ट हैं जो ऊपर के हमारे बॉक्सेस में बने हुए हैं, और एक लार्जर सेक्टर का हमारे पास डार्ट है जो हमारे पास इनसाइड में बना हुआ है। तो हम अगर दोनों तरफ से देखें, तो अगर हमें स्मॉलर पार्ट का अगर निकालना है, तो स्मॉलर पार्ट के लिए स्मॉलर सेक्टर लिख लेते हैं। स्मॉलर सेक्टर के लिए, स्मॉलर सेक्टर का हमारा अगर डार्ट काउंट होगा, तो देख रहे हैं कि हमारे पास प्रत्येक बॉक्सेस में 2-2 बने हुए हैं, तो 2, 4, 6 और 8, यानी कि हमारे पास हर बार की जो क्राइटेरिया बनेगी वो 16 की बनेगी। तो ये हो गया 1/16, यानी प्रत्येक बॉक्सेस जो है वो 16 इक्वल पार्ट्स में क्या आ जाएंगे डिवाइडेड हो जाएंगे। और अगर हम लार्जर सेक्टर की बात करें, तो लार्जर सेक्टर में हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं 1, 2, 3, 4, और प्रत्येक जो है 2-2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसका हो जाएगा 1/8, यानी कि ये जो हमारे पास 2 पार्ट में हमारे पास डार्ट जो है डिवाइडेड है, एक स्मॉलर सेक्टर में और एक लार्जर सेक्टर में। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि स्मॉलर सेक्टर, अब देखते हैं कि किसके चांसेस विनिंग के ज्यादा हैं। तो हम सबसे पहले आर्या की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो
तो आर्या की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास कंपोजिट नंबर का है, तो कंपोजिट नंबर में हम देखते हैं तो दोनों ही पार्ट को अलग अलग करके हमें काउंट करना होगा। तो देखें कंपोजिट नंबर में अगर हम स्मॉलर फैक्टर में लेते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं किसको है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, यानी कि 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनके हमारे पास क्या है, ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो 3 इंटू 1/16 हो जाएगा। और प्लस अगर हम स्मॉलर की बात करें तो कितने ऐसे नंबर्स हैं, तो हो गया 9, 10 और 12, 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनके हमारे पास जो है क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/16 और प्लस 3/8। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो 16 हो गया, इनका एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 3 + 6, यानी कितना हो गया हमारे पास, 9/16, ये हो गया इसका, इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आर्या की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो हो गई 9/16। इसके बाद हम देखते हैं बसीर, बसीर की क्या क्राइटेरिया है, तो बसीर का जो हम एजम्पशन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर हम देखते हैं तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि 4 है, तो 4 इंटू 1/16 स्मॉलर सेक्टर के लिए। और अगर हम लार्जर सेक्टर की बात करें तो इसमें इवन नंबर कितने हैं, 10 और 11, यानी कि 2 और 2 इंटू 1/8 हो जाएगा इसका। तो देखिए 4 4 जा 16 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/4, यहाँ पे हम देखें तो 4 हो गया, ये 1 + 1 यानी कि 2/4, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 की। ठीक है, इसके बाद बसीर के बाद हम देखें नेक्स्ट क्राइटेरिया किसकी है, कैथी की। तो कैथी जो है, कैथी की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैथी की जो प्रोबेबिलिटी है वो फैक्टर ऑफ 12 की है। तो फैक्टर ऑफ 12 में अगर हम निकालें तो फैक्टर ऑफ 12 कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 6, यानी कि 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 12 के फैक्टर हैं। तो 5 इंटू 1/16, और देखें नीचे अंदर लार्जेस्ट सेक्टर में सिर्फ 12 है, तो 1 एक ही ऐसा पार्ट है, तो 1/8 हो गया, यानी कि ये 5/16 हो जाएगा और प्लस 1/8 की हो जाएगी। तो देखें हम यहाँ पे क्या मिल जा रहा है हमारे पास, ये हो गया 16 इसका एलसीएम, तो 5 और प्लस 2, यानी 5 to 7/16, यानी कि इन सारे नंबरों में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जो मैच विनिंग की है, वो सबसे ज्यादा जो है प्रोबेबिलिटी किसकी है, हमारे पास 9/16 की है, यानी कि आर्या जो है इस गेम को क्या कर सकती है, आर्या कैन विन द गेम, आर्या कैन विन द गेम, यानी कि आर्या जो है इस गेम को क्या कर सकती है, जीत सकती है। बात क्लियर है, आर्या जो है इस गेम को जीत सकती है, क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसका जो एजम्पशन है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है,